करते हैं पेपर करेंसी को। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 1933-1934 में। 1939 का हमने जिक्र किया था कि दूसरी जंग अजीम, वो ऑब्जेक्टिव जो पहली जंग अजीम में ये पूरे नहीं कर सके थे। देखिए पहली जंग अजीम में जो ऑब्जेक्टिव इनके थे, खिलाफत इस्लामी का उन्होंने तबाह किया, पूरे मिडल ईस्ट को रीड्रॉ किया, पूरे मिडल ईस्ट पे उन्होंने नक्शे नए बनाए। जो आज मिडल ईस्ट का नक्शा आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया है। उससे पहले तो खिलाफत उस्मानिया थी जो कि आर्मीनिया से लेकर वेस्ट अफ्रीका तक और यूरोप से लेकर नीचे मदीना तक और यमन तक एक रियासत हुआ करती थी मुसलमानों की। कम अज कम जितनी इस्लामी रियासतें सो कॉल्ड आज आपको नजर आ रही हैं वो सारी की सारी खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर बनाई गई हैं पहली जंग अजीम के बाद। इनके नक्शे चर्चिल ने अमरीकियों और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर टिश्यू पेपर्स पे ड्रॉ किए थे। इस तरह ये नक्शे बने हैं जो आपको आज मिडल ईस्ट के नक्शे नजर आ रहे हैं। लिटरली हैसियत इन मुल्कों की इन्होंने इस तरह ये था, मुसलमानों को छोटी छोटी कौमों में तोड़ना था। तो पहली जंग अजीम के जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें बेल्फोर डिक्लेरेशन था कि जिसमें ब्रिटिश हुकूमत ने रॉथस्चाइल्ड्स को खत लिख के ये कहा कि आप पूरी दुनिया के ज़ायनिस्ट और यहूदियों को बता दीजिए कि हम इसराइल की रियासत आपको देने जा रहे हैं। इन्होंने IRS और फेडरल रिजर्व बनाकर जो 1913 में बनाया और उसके चंद माह के बाद जंग शुरू हुई, पूरी अमेरिकन कौम को मकरूज किया उस दौर में, क्योंकि अमेरिकन हुकूमत ने इनसे कर्ज लेके पहली जंग अजीम में जो खर्चे अपने किए वो इनसे कर्ज लेकर किए। तो जो बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स इनके थे वो इन्होंने फलस्तीन में अंग्रेजों ने तसल्लुत अपना कायम किया, राह हमवार करना शुरू की, मगर काम मुकम्मल नहीं हुआ था इनका। जैसे अर्ज किया ना कि ये 1901 से लेकर 1945 के दरमियान ये पूरी दुनिया में तोड़ फोड़ और तबाही मचा रहे थे, अपने सिस्टम को रीअरेंज कर रहे थे, जिसमें अमेरिकन इकोनॉमी को कंट्रोल करना भी था, ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करना भी था और इसराइल की रियासत का कयाम भी था, जो उनका लॉन्च पैड बनती, जो आज हमें फतना फसाद दुनिया में नजर आ रहा है, उसके लिए तैयारी उन्होंने पहली जंग अजीम से पहले शुरू की हुई थी। अंग्रेजों ने उस जमाने में इनको ऑफर भी की कि इसराइल की रियासत आप अफ्रीका में बना लीजिए, सूडान में बना लीजिए, कहीं और बना लें। मतलब ये प्रपोजल अंग्रेजों ने डिस्कस किए थे क्योंकि अंग्रेज इनको रियासत देना चाहते थे, मगर यहूदी इंसिस्ट कर रहे थे, जाहिर है क्योंकि उनका जो बड़ा गेम प्लान था वो ये था कि हम इसराइल की रियासत को बुनियाद बनाकर वो हैकल सुलेमानी जब तक नहीं बनेगा बैतुल मक़दस में, मस्जिद अक्सा शरीफ को शहीद करके हैकल सुलेमानी एक बनाना है उन्होंने, जो इनका तख्त का मरकज बनेगा, जिसके बाद ये हुकूमत करेंगे सो कॉल्ड, जिनके बाद इनके उस दज्जाल ने आना है। ये सारे फसादात देखिए साइमल्टेनियसली जब ये इसराइल की रियासत पे काम कर रहे हैं तो साथ साथ मस्जिद अक्सा को भी शहीद कर रहे हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। ये सारे आइडियोलॉजिकल गेम प्लान जो पहली जंग अजीम में इन्होंने अचीव करने की कोशिश की, मुकम्मल नहीं हुए थे। एक जंग इनको और चाहिए थी। कुरान जैसे कहता है कि जगह जगह जंगों की आग भड़काते फिरते हैं। इन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ इंसान कत्ल करवाए, पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख दिया, पूरी दुनिया का सोना नोच कर ले आए, अपने फेडरल रिजर्व में अपने बैंक में जमा कर लिया, इसराइल की रियासत का कयाम वजूद में लाए, खिलाफत इस्लामिया को तोड़ा और छोटे छोटे मुल्कों में इसको बांटा, पूरे यूरोप को मखरूज कर दिया। ये सारे फसाद इन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम में बर्पा किए। ब्रेटन वुड का एग्रीमेंट बनाया। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट की एक बात देखिए जो नोट करने की है कि 1934 के बाद जब इन्होंने दोबारा डॉलर को गोल्ड से जोड़ा, यानी इन्होंने ये कहा कि $35 के ऊपर 1 आउंस सोना जो है वो अमेरिकन इससे कनेक्टेड होगा। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद हाल ये हुआ कि पूरे यूरोप की तमाम सोना जो था, जैसे हमने अर्ज किया 80% सोना दुनिया का निकाल के फेडरल रिजर्व पहुंच चुका था। यूरोप की तमाम करेंसियां रद्दी कागज थी लिटरली। यानी हाल ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि पूरे महीने की तनख्वाह एक डबल रोटी खरीदने में खर्च हो जाती थी। और हाल ये हो गया था कि उन तमाम मुल्कों में जहां जंगें हो रही थी, यानी पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, लोग करेंसी नोट जलाया करते थे गर्मी हासिल करने के लिए, क्योंकि लकड़ी महंगी थी, करेंसी नोट सस्ता था। यानी इस तरह डिवैल्यूएशन होती है उस रद्दी कागज की जिसके पीछे सोना ना हो। द मोमेंट इकोनॉमी अनस्टेबल होगी इस कागज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जाहिर बात है, सोने को तो हर कोई हाथ लगाता है, लेकिन उस कागज को, उस इकोनॉमी को जो जंग में तलातों में मुब्तला हो, तो नतीजा ये होता है। यानी ये मिसाल हमने अफगानिस्तान में देखी थी। जब अफगानिस्तान में हम जब थे तो 10-10 लाख अफगानी करेंसी का हाल ये होता था कि 4-5 आदमी खाना खाते थे तो बिल 10 लाख अफगानी आता था। अगर 1.5 लाख पाकिस्तानी करेंसी को, 1.5 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी को आप अफगानी करेंसी में चेंज करें तो आपको गधों की एक लाइन चाहिए होती थी बोरियां उठाने के लिए। यानी करेंसी का ये हाल था, क्योंकि जिस मुल्क के पीछे कोई इकोनॉमी, कोई गोल्ड ना हो और फिर उसके बाद उसमें जंग भी बर्पा हो और बेनतहा हुकूमत रद्दी करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दे अपने आप को सस्टेन करने के लिए, तो फिर इन्फ्लेशन का हाल ये होता है, अफरात ज़र का हाल ये होता है कि वहां पे लाख रुपए की डबल रोटी आती है। और ये यूरोप में हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यूरोप के पास ना सोना था और करेंसी का हाल ये हो चुका था। तो तमाम यूरोप सरेंडर कर चुका था इन फेडरल रिजर्व और यहूदी बैंकर्स के सामने और बैंक ऑफ इंग्लैंड के सामने, कि जो कंट्रोल कर रहे थे इस वक्त मनी सप्लाई और गोल्ड दुनिया का। तो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में इन्होंने फैसला यह किया कि पूरी दुनिया की जो करेंसीज हैं
किसी के पीछे चूंकि सोना नहीं है, लिहाजा सोना है ही नहीं दुनिया में, तो सोना उसके पीछे उसने क्या करना, लिहाजा अब इनको फ्लोटिंग करेंसीज कर दिया जाए, यानी हर करेंसी को मुतय्यन कर दिया जाए डॉलर के साथ, और डॉलर जो है वो मुतय्यन है पीछे $35 टू एन आउंस सोने के साथ। बाकी मसलन उन्होंने कहा ब्रिटिश पाउंड जो है वो 4 पाउंड का एक डॉलर होगा, या फ्रैंक जो है, जर्मन फ्रैंक जो है वो 10 फ्रैंक के बदले $1 होगा। ये सब फ्लोटिंग रेट्स थे इनके। पूरी दुनिया में इन्होंने ये निजाम कायम किया, और इसके नतीजे में इन्होंने पूरी यूरोप को कर्जे देना शुरू किए, जो बात हम पहले कर भी चुके हैं, और यूरोप मकरूज होना शुरू हो गया, पूरा यूरोप मकरूज होना शुरू हुआ फेडरल रिजर्व का, और इनकी करेंसीज फ्लोटिंग हो गई। ये जो निजाम था फेडरल रिजर्व का, कि जिसमें आप एक जाली रद्दी नोट प्रिंट करते हैं, जिस तरह बात हमने पहले भी कही थी कि अगर आपके पास 100 अशरफियां हो सोने की, या ₹100 का सोना हो और आप ₹100 की रसीदें जारी करें तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब आप करोड़ों रुपए की रसीदें जारी कर दें उस ₹100 के मुकाबले में, तो बाकी सारी रसीदें जाली हैं, और वो एक ऐसा फ्रॉड और फेक इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। और फिर अगर उसको आप इस तरह सोने पे सुहागा कर दें कि आप ये सारा करेंसी इशू करने का कारोबार एक प्राइवेट बैंक को दे दिया जाए जो कि यहूदी हो, और अमेरिकन हुकूमत अपनी करेंसी ना जारी कर सके और वो कर्ज ले, नतीजा ये हुआ कि जिस तरह आप यूरोप को कर्ज दे रहे थे, नहीं जिस तरह अमेरिका यूरोप को कर्ज दे रहा था, उस तरह अगर आप नोट करें तो अमेरिका का अपना डेट भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अमेरिकन हुकूमत उनसे कर्ज लेती थी और इस कर्ज को आगे देती थी। सो अमेरिकन गवर्नमेंट भी मकरूज होती चली जा रही थी। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, मगर वक्त हो गया एक ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम ब्रास टैक्स में एक बार फिर खुशामदीद। जी जैद साहब, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पर्टिकुलरली इन्होंने जो कुछ यूरोप के साथ किया उसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने जनरली बात यह कही कि अमेरिकन हुकूमत चूंकि फेडरल रिजर्व से $1 कर्ज लेती थी, लिहाजा अमेरिकन हुकूमत पर डेट कर्ज बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन इन्होंने, क्योंकि फेडरल रिजर्व बजाते खुद अपनी कौम को तो कर्ज नहीं देता, जैसे हमने अर्ज किया था कि 10-15 बैंक्स हैं जो इन्होंने मिलकर फेडरल रिजर्व बनाया, तो फेडरल रिजर्व अमेरिकन हुकूमत को कर्ज देता है, और वो जो नीचे मेंबर बैंक्स हैं वो अमेरिकन कौम को कर्जे देते हैं। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पर्टिकुलरली, क्योंकि उससे पहले शुरू कर दिया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बहुत हाई पेस में जो सिलसिला शुरू किया कि अमेरिकन कौम को चीप क्रेडिट ऑफर करना शुरू किया। देखिए सस्ता क्रेडिट, यानी हर चीज एक पूरा कल्चर डेवलप किया अमेरिका में कि आप काम कर्ज लेके करें। देखिए हमारे बड़ों ने हमको हमेशा समझाया था, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं हमें समझाई हैं कि कर्ज से निजात की दुआ मांगते हैं मुसलमान, यानी कर्ज में होना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कभी कर्ज लेके जिंदगियां नहीं गुजारी, ये हमेशा बुरा निजाम हुकूमत, निजाम जिंदगी तस्वुर किया जाता है कि जब आप कर्ज लें और गुजारा करें। इन कम वक्तों ने कर्ज तो इंसान वो लेता है जो मजबूर बेकस हो, जिसके पास गुजारे करने के पैसे ना हो। इन लोगों ने अपनी एडवर्टाइजिंग और मीडिया और अपनी एजुकेशन और अपने बैंकिंग सिस्टम के जरिए एक ऐसा निजाम मुतारफ कराया कि जिसके अंदर पूरी अमेरिकन कौम के, चाहे वो खुशहाल लोग हों चाहे वो गरीब लोग हों, जिंदगी वो कर्ज पे गुजारते हैं। यानी अगर आप ये देखिए जिस तरह क्रेडिट कार्ड पे सारा काम क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है, अगर आप समझने की कोशिश करें, क्रेडिट कार्ड का मतलब यह है कि आप एक तिजारत करते हैं, चाहे आप अमीर हैं, मालदार हैं, बिलियनर हैं, लेकिन जब आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड पे करते हैं इसका मतलब है कि उस कार्ड के अगेंस्ट आपने एक यहूदी से कर्ज लिया, फिर आपने अपनी वो चीज खरीदी और उस यहूदी को उस पर सूद अदा किया। यानी क्रेडिट कार्ड की जो इकोनॉमी है, मिसाल अगर आप मदीना मुनव्वरा में भी 2 मुसलमान आपस में तिजारत करते हैं और एक ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की दूसरे को, तो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ यहूदी उसमें से अपना हिस्सा निकाल लेता है। यह है क्रेडिट कार्ड का निजाम, अगर आप इसको समझें। तो अमेरिकन कौम को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने चीप क्रेडिट दे के हर काम, आप घर भी क्रेडिट पे लें, आप गाड़ी भी क्रेडिट पे खरीदें, आप अपनी तालीम भी क्रेडिट पे हासिल करें। क्रेडिट वो सो सिंपल इन द अमेरिकन सोसाइटी पर्टिकुलरली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हाल यह था कि हर अमरीकी मकरूज हो चुका, और जब मकरूज हो गया तो इसका मतलब है कि इसने हमको सूद की अदायगी करनी है, चाहे किस्तों। और फिर आसान तरीका यह कि साहब इतनी जल्दी भी क्या है तो मैं कर्ज देने की, किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके देते चले जाओ, जो टिपिकल हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड वाले भी यही खेल खेलते हैं लोगों के साथ। और लोगों को एहसास भी नहीं होता, एक मिस्कीन आजिज गरीब अमरीकी से लेकर उनके बिलियनियर भी, अमरीका में कोई शख्स नहीं है जो मकरूज ना हो। मकरूज का मतलब है क्रेडिट पे उसने चीजें ना ली हो, घर भी मॉर्टगेज किया जाता है, काम भी सारे क्रेडिट कार्ड पे होते हैं। तो ये क्रेडिट अमरीकन कौम पर और क्रेडिट कर्ज अमरीकन हुकूमत पर इतना बढ़ना शुरू हो गया कि अमेरिकन हुकूमत की आमदनी से बात बाहर निकल गई। यानी ये वो स्टेज होती है जिसको बैंक्रप्सी कहते हैं। इस
स्टेज को जब लिटरली 1963 तक हाल ये हो चुका था, जब कैनेडी की हुकूमत आई है, तो अमेरिकन हुकूमत की कमर टूट रही थी। इनके अपने वसाइल नहीं थे इतने कि सिर्फ उस प्रिंसिपल अमाउंट को सूद की अदायगी करनी। पूरी अमेरिकन कौम जो है नीचे से सूद अदा कर रही थी बैंकों को, और अमेरिकन हुकूमत सूद अदा कर रही थी फेडरल रिजर्व को, और अमेरिकन हुकूमत अपने सूद अदा करने के लिए अपनी कौम को नोच रही थी इनकम टैक्स लगा